गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज का हमारा सेट है प्रैक्टिस सेट 25। टॉपिक है हिंदी साहित्य। PYQs लेकर आए हैं जो कि यूपी TGT, PGT, GIC, GDC, यूपी टेट, KBS, NBS, DSSB यानी कि जितने भी ऑल टीचिंग एग्जाम है सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1 है कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ए है पहाड़, बी है वाहन, सी है प्रस्तर, डी है ये सभी। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, आप लोगों को ए ऑप्शन चूज करना है। तो प्रश्न 1 का सही आंसर है डी। जल्दी जल्दी प्रश्न करिए और आगे बढ़िए। पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर है डी ए सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कुसुम कुमार द्वारा रचित नहीं है। यानी कि कौन सा वह नाटक है जो कुसुम कुमार द्वारा रचित नहीं है, उसे आप लोगों को चुनना है। ए है संस्कार को नमस्कार, बी है ओम क्रांति क्रांति, सी है सुनो सैफाली, डी है एक और अजनबी। तो प्रश्न 2 का सही आंसर यानी कौन सा वह नाटक है जो कुसुम कुमार द्वारा रचित नहीं है, इसका सही आंसर है डी एक और अजनबी। एक कुसुम कुमार के द्वारा रचित नहीं है, जबकि नमस्कार को संस्कार, संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो सैफ अली, ये तीनों नाटक कुसुम कुमार द्वारा रचित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये PYQs हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। प्रश्न 3 है कि देवनागरी दक्षिण भारत में किस नाम से जानी जाती है। ए है ब्रह्मनगरी, बी है देवनागरी, सी है नंदनागरी या फिर डी है उत्तर नागरी। तो प्रश्न 3 कह रहा है कि देवनागरी दक्षिण भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर है सी नंदनागरी नाम से जानी जाती है। किस नाम से, तो नंदनागरी। देवनागरी दक्षिण भारत में नंदनागरी के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है। अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है। ए है खा, बी है गा, सी है ढा या फिर डी है मा। तो निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है, तो इसका सही आंसर है खा, यानी एक खा। महाप्राण 2 और 4 है, कितनी, तो 2 और 4 यानी कि खा और घा। ये क्या है, तो महाप्राण ध्वनियां है। अल्प प्राण ध्वनियां 1, 3 और 5, ये क्या है, तो ये है अल्प प्राण ध्वनियां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि भला या हित चाहने वाला, इनमें इसके लिए एक शब्द है भला या हित चाहने वाला। जो किसी का भला या हित चाहता है उसके लिए एक शब्द है। ए है हितैषी, बी है हितेश, सी है हितवर्धक, फिर डी है हितैष। तो प्रश्न 5 का सही आंसर है ए हितैषी, यानी भला या हित चाहने वाला के लिए एक शब्द है हितैषी, यानी कि जो दूसरों का भला या हित चाहता है उसके लिए हितैषी शब्द प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 6। प्रश्न 6 है एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। निम्न में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ए है यमक अलंकार, बी है अनुप्रास अलंकार, सी है वक्रोक्ति अलंकार या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्रश्न 6 में कौन सा अलंकार है, आप लोगों को ए अलंकार पहचानना है। तो प्रश्न 6 का सही आंसर है सी वक्रोक्ति अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट किस भाषा का शब्द है। ए है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज, डी है विदेशज। तो मजिस्ट्रेट किस भाषा का शब्द है,
इसका सही आंसर आप लोग करिए, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है, 1 ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन पहचानना है। तो मजिस्ट्रेट किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर है डी, विदेशज भाषा का शब्द है। प्रश्न 8 है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम। ए है यड़ संधि, बी है गुण संधि, सी है दीर्घ संधि या फिर डी है वृद्धि संधि। तो स्वागतम जिसमें आधा अक्षर कटा हुआ, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, अल्पायु आदि शब्द आए जिसमें आधे कटे हुए अक्षर आए, तो वो यड़ संधि के उदाहरण किसके हैं? तो यड़ संधि के उदाहरण। प्रश्न 8 का सही आंसर है ए, यड़ संधि। दीर्घ संधि यानी कि जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, ये क्या है? तो ये है दीर्घ संधि के उदाहरण। फिर है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का उदाहरण है मतायक्य, मतायक्य, एकाएक, जिसमें आय की मात्रा लगी हो, उसे क्या कहते? वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। फिर है गुण संधि। तो गुण संधि का उदाहरण है जैसे रमेश, सुरेश आदि गुण संधि के उदाहरण हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि सेवाग्राम की डायरी किस विधा की रचना है? सेवाग्राम की डायरी किस विधा की रचना है? ए है रेखा चित्र, बी है संस्मरण, सी है आत्मकथा या फिर डी है जीवनी। तो सेवाग्राम की डायरी किस विधा की रचना है? आप लोगों को ये करेक्ट करना है। सेवाग्राम की डायरी, तो इसका सही आंसर है बी, संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो सेवाग्राम की डायरी संस्मरण विधा की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, मानस का हंस। मानस का हंस के रचनाकार हैं। ए है अमृत राय, बी है अमृतलाल नागर, सी है महादेवी वर्मा या फिर डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो मानस का हंस के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। प्रश्न 10 का सही आंसर है बी, अमृतलाल नागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, अब लो नसानी अब न नसइहो पंक्ति है, यानी अब लो नसानी अब न नसइहो पंक्ति किसकी है? ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है केशवदास या फिर डी है रत्नाकर। तो प्रश्न 11 का सही आंसर है बी, यह पंक्ति तुलसीदास की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वार्य या पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में है? प्रश्न 12, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वार्य या पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में है? जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत हैं। जो सही ऑप्शन है वो आप लोगों को टिक करना है। तो प्रश्न ए है प्रश्न 12 का ऑप्शन ए है प्रेम प्रलाप, बी है प्रेम मालिका, सी है प्रेम माधुरी या फिर डी है उत्तरार्ध भक्तमाल। तो प्रश्न 12 का सही आंसर है डी, उत्तरार्ध भक्तमाल। यह पंक्ति है इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वार्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 13, प्रश्न 13 है कि भिखारणी किस साहित्यकार की कहानी है? भिखारणी किस साहित्यकार की कहानी है? ए है मुंशी प्रेमचंद्र, बी है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, सी है भगवती प्रसाद वाजपेयी, डी है यशपाल। तो प्रश्न 13 का सही आंसर आप लोगों को करना है कि भिखारणी किस साहित्यकार की
कहानी है? तो इसका सही आंसर है बी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। तो प्रश्न 14 कह रहा है कि रसखान का मूल नाम क्या था? यानी रसखान का मूल नाम क्या था? ए है श्रीपति, बी है दामोदर, सी है सैयद इब्राहिम या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 14 का सही आंसर है सी, सैयद इब्राहिम। यानी रसखान का नाम सैयद इब्राहिम था। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रश्न 15 है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल में कौन सा अलंकार है? यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो यह पंक्ति रचित है बिहारी, बिहारी के द्वारा। बिहारी की सतसई से ली गई है। बिहारी की रचना है, बिहारी सतसई से ली गई है। क्योंकि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बधो आगे कौन हवाल। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है अन्योक्ति अलंकार, बी है समासोक्ति अलंकार, सी है निर्दर्शना अलंकार, फिर डी है दृष्टांत अलंकार। तो प्रश्न 15 का सही आंसर है ए, अन्योक्ति अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। प्रश्न 16 यानी कि घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ है ए, घर का रहस्य जानने वाला बड़ी महान हानि पहुंचा सकता है, बी है विभीषण ने लंका ढा दी थी, सी है अपने घर की चुगली किसी से ना करें, डी है घर के सभी सदस्यों को प्रेम से रहना चाहिए। तो घर का रहस्य जानने वाला बड़ी हानि पहुंचा सकता है, यहाँ पर हानि है, बड़ी हानि पहुंचा सकता है। तो प्रश्न 16 का सही आंसर है ए, घर का रहस्य जानने वाला बड़ी हानि पहुंचा सकता है। प्रश्न 17। प्रश्न 17 है शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक में किसने जीवन को आधार बनाया है? ए है अज्ञेय, बी है विष्णु प्रभाकर, सी है निराला या फिर डी है गांधी जी। तो प्रश्न 16 का सही आंसर, प्रश्न 16 का सही आंसर है ए, अज्ञेय। किसने? तो शिखर से सागर तक में किसने अपने जीवन को आधार बनाया है? तो वो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। प्रश्न 18। प्रश्न 18 है नेता नहीं नागरिक चाहिए, नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार हैं। ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है हरिशंकर परसाई, सी है श्रीलाल शुक्ल या फिर डी है ज्ञान चतुर्वेदी। तो प्रश्न 18 का सही आंसर नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर है ए, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप लोग क्लास में जरूर बने रहिए, क्लास को एंड तक देखिए, वीडियो को फुल वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। प्रश्न 19 कह रहा है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? ए है द्वंद्व समास, बी है द्विगु समास, द्विगु समास, सी है तत्पुरुष समास या फिर डी है बहुब्रीहि समास। यानी कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो इसका सही आंसर है डी, बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। वनवास में कौन सा समास है? वनवास, तो वनवास का अर्थ होता है वनवास यानी कि वन में वास करने वाला, वनवास। वन माने यानी कि वन माने जंगल, वास माने रहने वाला, जंगल में रहने वाला। वनवास में कौन सा समास है? ए है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, डी है सी है द्वंद्व समास, फिर डी है बहुब्रीहि समास। तो वनवास में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ए, तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास
यानी कि दिन रात ये क्या है, तो द्वंद्व समास है, दिन रात। बहुव्रीहि समास तो नीलाकंठ, नीलाकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ में समास है बहुव्रीहि समास। फिर एक कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समान यानी कि महात्मा, महान आत्मा यानी कि महात्मा में कौन सा समास है, तो महात्मा में समास है कर्मधारय समास। महान है आत्मा, जिसकी महान है आत्मा यानी कि महात्मा। प्रश्न 20 का सही आंसर है ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रश्न 21। प्रश्न 21 है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। जो वाक्य का शुद्ध रूप है उसे चयन करना है। ए है फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बी है बच्चे को काट कर फल खिलाओ, सी है बच्चे को फल काट कर खिलाओ, फिर डी है काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो शुद्ध रूप पूछ रहा है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ ये गलत है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ ये भी गलत है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ ये सही है, काट कर फल बच्चे को खिलाओ ये भी गलत है। प्रश्न 22। प्रश्न 22 है कि तुम्हें क्या चाहिए। रेखांकित का सर्वनाम भेद है। ए है निजवाचक सर्वनाम, बी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी है संबंधवाचक सर्वनाम, या फिर डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, तुम्हें क्या चाहिए, तो इसका सही आंसर है पी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हुआ है जो कि आपके लिए, अपने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे निजवाचक सर्वनाम मैं स्वयं वहां गया था, अपने लिए प्रयुक्त हो रहा। निश्चयवाचक सर्वनाम वह है कि जो चीज निश्चय, यानी कि यह पुस्तक यहाँ पर रखी है, क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह पुस्तक यहाँ पर रखी है, निश्चित है ये। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे राम श्याम का दोस्त है, यानी यहाँ पर संबंध बता रहा है, क्या है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है प्रश्न 23। प्रश्न 23 है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल कैसे टपक रहा है, तो नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। ए है विशेषण, बी है क्रिया, सी है क्रिया विशेषण, या फिर डी है सर्वनाम। तो नल कैसे टपक रहा है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, इसका सही ऑप्शन है सी, क्रिया विशेषण सर्वनाम है, वाक्य है ये, क्या है, तो नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है, तो यह क्रिया विशेषण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 24 कि मोहन श्याम से चतुर है का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मोहन श्याम से चतुर है का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत हैं, तो जो ऑप्शन सही है उसे टिक करना है। ए है मोहनः श्यामाद पटु अस्ति, पटु यानी कि चतुर, मोहना पटु श्यामात अस्ति। सी है मोहना मोहन पढ़ाओ श्यामात अस्ति, फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहना यानी कि मोहन, श्यामात यानी कि श्याम से, पटु माने चतुर, अस्ति माने है, तो इसका सही आंसर है ए, मोहन श्याम से चतुर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 25। प्रश्न 25 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वह कौन सा शब्द है जो कि तद्भव शब्द है, ये आप लोगों को चयन करना है। ए है ऑप्शन ए है गर्जन, बी है ग्रह, सी है तुच्छ, डी है दिया। तो गर्जन, ग्रह, तुच्छ क्या है, तो ये है तत्सम शब्द, इसका सही आंसर है डी, दिया। दिया क्या है, तो दिया है तद्भव शब्द। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अगला प्रैक्टिस सेट होगा हमारा 26। ये कौन सा प्रैक्टिस सेट है, तो ये है 25 प्रैक्टिस सेट। हम इतना आप लोगों को करा देंगे कि आप लोगों को यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे। थैंक यू।